नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीराज अपने YouTube चैनल मुनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणा के साथ हम आए हैं और इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अंत में वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए। तो समिति की अगर हम बात करें, क्योंकि ये समाजशास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणा है और इससे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न भी आते रहे हैं और आगे भी आने की उम्मीद है, जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर हम समिति की चर्चा करें कि समिति किसे कहते हैं, समिति का अर्थ क्या है या एसोसिएशन का अर्थ क्या है, समिति का निर्माण क्यों होता है, समिति में क्यों लोग शामिल होते हैं, तो पहले इस बात को जान लेना आवश्यक है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। कुछ भौतिक आवश्यकता होती हैं, कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं और बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इन्हीं आवश्यकताओं को व्यक्ति विभिन्न तरीकों से पूरा करता है या पूरा करने का प्रयास करता है। तो मैकाइवर एंड पेज ने बताया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को 3 प्रकार से पूरा कर सकता है। एक पहला प्रकार तो वो है कि बिना किसी सहायता के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के वो अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर ले। तो यह एक असंभव सा लगता है या एक असंभव चीज है कि मनुष्य समाज में रहते हुए सारी आवश्यकताओं को बिना किसी सहायता के अपनी पूरी कर ले। तो पहला यह है कि बिना किसी के सहायता वो सारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। या दूसरा तरीका यह है कि वह दूसरे के अधिकारों को छीनकर या संघर्ष के द्वारा पूरा कर ले। तो ये तरीका भी एक असामाजिक तरीका है और इस तरीके पर अगर सभी व्यक्ति चल पड़ेंगे कि संघर्ष के द्वारा ही या दूसरे के अधिकारों को छीन कर अपनी आवश्यकताएं पूरी करने लगेगा तो समाज बहुत अस्थिरता की अवस्था में पहुंच जाएगा और बहुत ही अनियंत्रण समाज में व्याप्त हो जाएगा। तीसरे तरीके की चर्चा मैकाइवर एंड पेज ने की है कि एक दूसरे की सहायता के द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जब समाज में व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साझा प्रयास करते हैं तो इसी को हम समिति कहते हैं या इसी पक्ष से समिति जुड़ी हुई है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि समिति का कैसे निर्माण होता है या समिति की आवश्यकता व्यक्तियों को क्यों पड़ती है। तो जब व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, इसी को समिति कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि समिति विशेष हित या उद्देश्य
कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं कुछ जो सामान्य जीवन से थोड़ा सा हटकर होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए विशेष हित होते हैं, और ये निश्चित होते हैं। हित किसी भी समिति के उद्देश्य निश्चित होते हैं। तो विशेष हित या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का निर्माण होता है। और दूसरा है कि आवश्यकताओं को पूरा करने का सामूहिक प्रयास। एक व्यक्ति के बस की नहीं है कि वो उस आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसीलिए जितने भी समिति में सदस्य शामिल होते हैं उनकी सबकी एक कॉमन या सामान्य जरूरत होती है, जिसको जिसको वे एक दूसरे की सहायता के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि समिति का मूल तत्व क्या है, और समिति का निर्माण क्यों होता है, समिति में मनुष्य भाग क्यों लेता है, समिति का हिस्सा क्यों बनता है, तो उसकी आवश्यकताएं। जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, विशिष्ट आवश्यकताएं, उनको पूरा करने के लिए एक साझा प्रयास जब व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो उसी को हम समिति कहते हैं। अगर समिति के अनिवार्य तत्वों को हम देखें तो पहला है व्यक्तियों का समूह, क्योंकि इसमें पहले ही हम बता चुके हैं कि जब एक साझा प्रयास होता है, एक सामूहिक प्रयास होता है, तो इसमें व्यक्तियों का तो समूह रहेगा ही, बहुत सारे व्यक्ति शामिल होंगे समिति में। और सामान्य उद्देश्य का अर्थ होता है कि समिति में शामिल होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सबका एक ही उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि समिति में कुछ व्यक्तियों का उद्देश्य अलग है, कुछ व्यक्तियों का अलग है। तो एक समिति कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें शामिल होने वाले समस्त सदस्यों के उद्देश्य जो होते हैं वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, वही समिति के सदस्य बनते हैं। अगला है पारस्परिक सहयोग। समिति का यह एक बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व है, पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग के बिना समिति की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर सदस्यों में सहयोग नहीं होगा तो समिति की कार्यप्रणाली कैसे चलेगी। तो पारस्परिक सहयोग होना बहुत अनिवार्य है। अगला तत्व है संगठन। तो जो हम ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बात करते हैं तो संगठन की विशेषताएं समिति में आ जाती हैं अपने आप, चाहे वो स्पष्ट उद्देश्य हो या लिखित नियम हो, और अन्य जो संगठन के कुछ विशेषताएं हैं वो भी समिति में आ जाती हैं। तो व्यक्तियों का समूह, सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक सहयोग और संगठन, ये समिति के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। तो एक आउटलाइन तैयार हो गई कि समिति किसे कहते हैं, समिति में भाग क्यों लेता है सदस्य, समिति क्यों बनती है, वह अनिवार्य तत्व समिति के क्या हैं। आगे हम बात करेंगे कि समिति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं, विभिन्न विचारकों के क्या मत हैं। तो पहले विचारक आते हैं मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज ने समिति व संस्था के बारे में बहुत कुछ कहा है, और इनके बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे कथन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनी रही है। तो मैकाइवर एंड पेज ने समिति को किस प्रकार परिभाषित किया है, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मैकाइवर एंड पेज ने समिति को कहा है कि जब सामान्य उद्देश्यों को लेकर एक व्यक्तियों का संगठनात्मक प्रयास होता है या सामूहिक प्रयास होता है, उसी को हम समिति कहते हैं। या कह सकते हैं कि सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरे के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को समिति कहते हैं। तो समिति में पहला तत्व क्या है कि सामान्य उद्देश्य या सामान्य हित
सामान्य उद्देश्य या हित, सामान्य उद्देश्य या हितों को लेकर जब व्यक्तियों का समूह एक संगठित होकर एक सामूहिक प्रयास करता है, उसी को हम समिति कहते हैं। तो समिति के मामले में मैकाइवर एंड फेज ने सामान्य उद्देश्यों को महत्वपूर्ण माना है कि सामान्य उद्देश्य को लेकर जब लोग सामूहिक प्रयास करते हैं या एक संगठन के आधार पर प्रयास करते हैं तो उसी को समिति कहा जाता है। अगले हैं मॉरिस जिन्सबर्ग, जिन्होंने कहा है कि समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं या निश्चित लक्ष्यों को पाने के लिए जब व्यक्ति मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को समिति कहा जाता है। तो जिन्सबर्ग ने क्या कहा है? निश्चित लक्ष्यों या हितों को पूरा करने के लिए जब एक बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, उसी को समिति कहा जाता है। अगले विचारक हैं बोगार्डस, जिन्होंने समिति के बारे में क्या कहा है? बोगार्डस ने कहा है कि जब लोगों द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा अपने उद्देश्यों या हितों को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसी को हम समिति कहते हैं। लोगों द्वारा अपने उद्देश्यों या हितों को पूरा करने के लिए जब मिलजुल कर एक सामूहिक प्रयास करते हैं। लगभग सभी विचारक एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ हित होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जब एक सामूहिक प्रयास होता है, मिलजुल कर लोग एक दूसरे की सहायता करके उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम समिति कहते हैं। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है, ऑकबर्न और निमकॉफ ने क्या कहा है? जब विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऑकबर्न व निमकॉफ विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक संगठन तो आप देख रहे होंगे कि ऑकबर्न और निमकॉफ ने क्या कहा है कि विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, उसी को समिति कहा जाता है। एक अगले विचारक हैं गिलिन व गिलिन, गिलिन ने कहा है कि समिति व्यक्तियों का एक समूह है
जिसमें व्यक्ति किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं, जो कुछ मान्यता प्राप्त या स्वीकृत कार्य प्रणाली के द्वारा व्यवहार करते हैं। तो इन्होंने कुछ निश्चित उद्देश्यों या निश्चित हितों की बात की है। निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्यों को लेकर जब कुछ व्यक्ति संगठित होते हैं और वह जो उद्देश्य होते हैं वे सामाजिक मान्यता प्राप्त होते हैं और उनको प्राप्त करने के जो तरीके अपनाए जाते हैं वो भी सामाजिक मान्यता प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब कुछ व्यक्ति कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलजुल कर इस प्रकार से प्रयास करते हैं उसको समिति कहा जाता है। तो इन परिभाषाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि समिति क्या है? समिति सहयोग पर आधारित, सहयोग पर आधारित व्यक्तियों का वो संगठन है, व्यक्तियों का वो संगठन है। यह लाइन सभी परिभाषाओं को मिलाकर लिखी गई है। संगठन है जिसे कुछ निश्चित उद्देश्यों को की पूर्ति के लिए, जिसे कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक संगठित किया जाता है। विचार पूर्वक संगठित किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सहयोग पर आधारित पहला वो संगठन है जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और विचार पूर्वक। तो ये जो चार शब्द हैं, सहयोग पर आधारित, निश्चित उद्देश्य और एक संगठनात्मक व्यवस्था और विचार पूर्वक संगठित किया जाता है। तो इस परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सहयोग पर आधारित है, कोई समिति में सम्मिलित होने वाले सदस्यों के लक्ष्य या उद्देश्य असमान नहीं बल्कि समान है, इसलिए वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और एक संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें कुछ नियम है, नियम आधारित ये समिति होती है और निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ 1 2 3 जो भी उद्देश्य हैं वो निश्चित हैं और विचार पूर्वक लोगों ने सप्रयास सोच विचार कर इसका निर्माण किया है। इसका निर्माण स्वाभाविक नहीं होता है, विचार पूर्वक इसका निर्माण किया जाता है। जैसे विद्यालय है, शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है व्यक्ति के, और परिवार है वो भी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, या जितनी भी शारीरिक आवश्यकताएं हैं परिवार उनको पूरा करता है। ये सारी समितियों के उदाहरण हैं, समितियों के ये उदाहरण माने जाते हैं। ग्राम पंचायत है, ये भी एक समिति है, और परिवार है, मजदूर संघ है। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कभी कभी कि निम्न में से कौन सी समिति नहीं है, या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से
समितियों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट किस विचारक का है, या पूछा जा सकता कोई विशेषता दे दी गई होगी, या निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता समिति से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल भी एक समिति है। तो इन सभी समितियों के उद्देश्य अलग अलग हैं, लेकिन विशेषताएं एक जैसी हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल कुछ विशेष राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं, और अगर हम इनकी आगे समिति की विशेषताओं की बात करेंगे तब आपको समिति की अवधारणा ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो इसलिए अब देखते हैं कि विद्यालय, परिवार, ग्राम पंचायत, मजदूर संघ, राजनीतिक दल आदि समितियों के उदाहरण हैं। मजदूर संघ क्या करता है? मजदूरों को अधिकार दिलाता है, उनको सशक्त बनाने का काम करता है, तो और उनकी कार्य दशा जो है उसको सुधारने में मजदूर संघ हेल्प करता है। ग्राम पंचायत गांव की समस्याओं का निस्तारण के लिए बनाई गई एक समिति है। तो इस प्रकार विभिन्न समितियों के उद्देश्य अलग अलग हैं। आइए चलते हैं, समिति की कुछ विशेषताएं उनको देख लेते हैं, तो आपको समिति ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। समिति की पहली विशेषता आती है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। समिति आप जानते हैं कि जो समिति का निर्माण होता है वो कई व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और उन व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनके उद्देश्य समान होते हैं। तो आप जान गए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि अकेला व्यक्ति उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए समिति का अंग बनता है। इसीलिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो समिति में होंगे ही होंगे। अगली विशेषता है निश्चित उद्देश्य होते हैं। समितियों के क्या निश्चित उद्देश्य होते हैं, क्योंकि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही समिति का जन्म होता है, और यदि उद्देश्यों में भ्रम होगा तो फिर समिति काम कैसे करेगी, और इन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद समिति स्वतः खत्म हो जाती है, या स्वतः इसका समापन कर दिया जाता है, या फिर क्योंकि जो उद्देश्य थे समिति बनाने के वे पूरे हो जाते हैं। अगला है ऐच्छिक सदस्यता, क्योंकि इसका निर्माण का प्रयास होता है और व्यक्ति इच्छा से इसका सदस्य बनते हैं और अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता त्याग भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवार जैसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। जैसे परिवार हमने एक समिति बताई है, तो अब आधुनिक युग में उसमें भी ऐच्छिक हो गई है ये चीज़ें कि आप परिवार में रहना चाहते हैं या नहीं। पहले ऐसा नहीं था, संयुक्त परिवार में आप परिवार से हटके नहीं रह सकते थे। तो ये विशेषता काफ़ी हद तक परिवार के मामले में अलग है। और एक है अस्थायी प्रकृति। अगली विशेषता है अस्थायी प्रकृति। तो हमने पहले ही बताया कि कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, क्योंकि समिति के क्या होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं, और इन उद्देश्यों को पूरा होने के बाद, इन उद्देश्यों के पूरा होने के बाद समिति स्वतः समाप्त हो जाती है। समिति का अंत कर दिया जाता है, इसीलिए इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। जबकि समुदाय के मामले में हमने बताया था कि एक अस्थायी संगठन है, एक अस्थायी समूह है। तो अगली विशेषता है पारस्परिक सहयोग। समिति सहयोग पर ही आधारित एक संगठन है, तो पारस्परिक सहयोग इसकी एक मुख्य विशेषता है जो समिति को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करती है। अगली विशेषता है सप्रयास निर्माण।
इसका निर्माण साप्रयास किया जाता है। लोग जब ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है और हम अकेले पूरा नहीं कर सकते, तो कुछ लोग मिलकर फिर समिति का निर्माण करते हैं। नियम आधारित होता है। समिति के कुछ नियम होते हैं। सबके अपने काम बटे होते हैं, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, पूरी की पूरी कार्यशैली लिखित रूप में होती है। और समिति काफ़ी हद तक औपचारिक होती है, या औपचारिक ही कह सकते हैं। समिति साधन है, साध्य नहीं। साध्य क्या है? वह उद्देश्य या वह हित हैं जिनको प्राप्त करने के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। इसका अर्थ है उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए समिति को एक साधन की तरह यूज किया जाता है। इसलिए समिति साधन है, साध्य नहीं, लक्ष्य नहीं है, सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम है। अगली जो विशेषता है, सुपरिभाषित संरचना होती है। सुपरिभाषित संरचना होती है, इसका स्ट्रक्चर स्पष्ट होता है। जब समिति बनाई जाती है तभी इसकी संरचना जो है स्पष्ट कर दी जाती है कि इसमें कौन सा भाग क्या काम करेगा। तो ये आपकी कुछ विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे निश्चित उद्देश्य, दूसरा है सहयोग, पारस्परिक सहयोग, और तीसरी है ऐच्छिक सदस्यता, चौथी है अस्थायी प्रकृति, पांचवी है सप्रयास निर्माण। तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप समिति के बारे में आए हुए क्वेश्चन को सही से टैकल कर पाएंगे या उसको हल कर पाएंगे। तो समिति के उद्देश्यों को समझना बहुत ही आवश्यक है और इनका पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समिति और समुदाय, संस्था, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल स्पष्ट रहना है। स्पष्ट तभी आप रहेंगे जब इनकी विशेषताएं आपको पता होंगी स्पष्टता से, तभी आपकी समझ में एक स्पष्टता आएगी और आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि दो के ऊपर कि परिवार व राज्य की क्या स्थिति है, इसे समिति माना जाता है या नहीं। तो जहाँ तक बात है परिवार की, तो परिवार में बहुत सारी विशेषताएं समिति की शामिल हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं समिति की परिवार में से संबंधित नहीं है। जैसे समिति में क्या है कि अनिवार्य सदस्यता है, लेकिन परिवार में क्या है, अनिवार्य सदस्यता, जबकि समिति में क्या है, ऐच्छिक सदस्यता। तो परिवार की सदस्यता प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य होती है, जबकि समिति के लिए ऐसी कोई बाध्यता व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में या वर्तमान समय में परिवार की सदस्यता भी ऐच्छिक ही होती जा रही धीरे धीरे, और परिवार को एक अस्थाई माना गया है, जबकि समिति क्या है, अस्थाई है। लेकिन इस विशेषता में भी
कुछ परिवर्तन देखने में मिले। वर्तमान समय में पारिवारिक विघटन या फिर तलाक की घटनाएं बढ़ती जा रही, जिससे परिवार की जो अस्थायी विशेषता है वो उस पर कुछ फर्क आ रहा है या वो कमजोर हो रही है। लेकिन मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि आदिकालीन व अत्यंत ग्रामीण समाजों में परिवार निश्चित रूप से एक समिति है। इसका अर्थ है कि मैकाइवर एंड पेज ने परिवार को एक समिति माना है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम राज्य की विशेषताओं में देखें तो राज्य भी के अंदर भी कई समितियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। राज्य को क्या समिति माना जा सकता है? तो इसके लिए भी दरअसल राज्य में बहुत सारी विशेषताएं समुदाय की पाई जाती हैं। इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, हम की भावना होती है, लेकिन फिर भी इसको समुदाय नहीं माना जाता है। क्योंकि ये सप्रयास निर्माण होता है और समुदाय का निर्माण स्वाभाविक होता है। मैकाइवर एंड पेज ने इसे एक महासमिति कहा है। राज्य को क्या कहा है? महासमिति या ग्रेट एसोसिएशन महासमिति की संज्ञा दी है। मैकाइवर एंड पेज ने राज्य को महासमिति की, न कि समिति बल्कि महासमिति माना है। तो मैकाइवर एंड पेज ने राज्य व परिवार दोनों को समिति की कैटेगरी में रखा है या समिति माना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको समिति को समझने में आसानी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।